डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, मैं मदद करूं? वाह, आप तो एक्सपर्ट हो। आपका गैरेज है या कहीं काम करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ सर। गैरेज खोलना तो चाहता हूँ पर पैसे नहीं है, और लोन के लिए जमानत के तौर पे सिर्फ डिप्लोमा है। कौन देगा लोन? बैंक। आरबीआई ने बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि अगर उनके पास कोई कारोबार का अच्छा प्रस्ताव ले आए तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन बिना जमानत के दें। सच? बिल्कुल। आप जैसे होनहार युवाओं को कारोबार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली कई योजनाएं हैं। बैंक से लोन भी मिलेगा और सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का फायदा भी। वाह, नए गैरेज की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जब क्षमता हो तुम्हारी अमानत तो लोन पाओ बिना जमानत। RBI कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 50 से अधिक जिलों और नगर निकायों के साथ 15 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को तैनात करने का किया फैसला। ये टीमें कोरोना से लड़ने में राज्य सरकारों को देंगी तकनीकी सहायता। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश की बड़ी जनसंख्या के बावजूद प्रदेश में प्रभावी उपायों के चलते संक्रमण पर लगाई गई प्रभावी रोक। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सरकार का सारा जोर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर है। 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती मामले की जांच कराने का राज्य सरकार ने लिया फैसला। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक दल इसे राजनीति का मुद्दा न बनाएं। अनलॉक 1 शुरू होने के बाद परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए परिवहन विभाग कर रहा है पूरी तैयारी। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए सभी गाइडलाइन और मानकों का किया जा रहा है पालन। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 50 से अधिक जिलों और नगर निकायों के साथ 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला लिया है, जहां कोरोना के मामले अधिक हैं। ये टीमें राज्य सरकारों की सहायता के लिए हैं, जो उन्हें कोरोना से लड़ने में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम महाराष्ट्र के 7 जिले और नगर पालिका का दौरा करेंगी, जबकि तेलंगाना की 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5, असम के 6, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के साथ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात के 3 जिलों का दौरा करेंगी। ये केंद्रीय टीमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 जिलों का दौरा कर सभी प्रभावित राज्यों की रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। 3 सदस्यीय टीम ने 2 सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, महामारी विशेषज्ञ, चिकित्सकों और संयुक्त सचिव स्तर के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वाराणसी में भ्रमण के दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। धर्मार्थ कार्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी तथा मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कॉरिडोर की प्रगति के संबंध में मानचित्र के माध्यम से विस्तार से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय के कोविड-19 ट्रू नेट लैब का उद्घाटन भी किया। पूर्व में मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह के बाहर से ही बाबा का दर्शन कर ऑनलाइन पूजा का उद्घाटन किया। अब देश विदेश के लोग पूजा अर्चना ऑनलाइन कर सकेंगे। प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो प्रवासी श्रमिक घर लौटना चाहते हैं उनको आज से 15 दिनों के भीतर अपने गांव या फिर जहां भी जाना चाहें भेजने का समुचित इंतजाम किया जाए। अदालत ने कहा कि राज्य श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की स्कीम भी तैयार करें। इसके लिए पलायन कर गए सभी श्रमिकों की पहचान कर पूरी विस्तृत जानकारी वाला डेटा तैयार किया जाए, फिर उनको समुचित रोजगार देने की स्कीम बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक सभी श्रमिकों की स्किल मैपिंग का इंतजाम हो। साथ ही श्रमिकों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में दर्ज सारी शिकायतें और मुकदमे वापस लिए जाएं या फिर रद्द कर दिए जाएं। कोविड के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,29,917 हो गए हैं। 1,29,214 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के कारण 7,466 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव गृह अमरीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे विशाल राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेश में टीम वर्क का ये परिणाम सामने आए हैं, लेकिन हमें अभी और सतर्क रहना होगा। छोटी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। श्री अवस्थी ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने, इसके उपचार के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए प्रबंधों के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं जमीनी कार्य देखने के लिए 4 मंडलों बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा वाराणसी का भ्रमण किया और काशी विश्वनाथ क्षेत्र के कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज का पूर्ण लाभ लेने का गंभीरता से प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की टीम वर्क का ये परिणाम है और ये जो पूरा प्रदेश का हर टीम का हर सदस्य सतर्क है कि ये अच्छे रिजल्ट्स उत्तर प्रदेश के लिए आए हैं। उनका आज टीम 11 के समक्ष ये बिंदु था कि अगर हम जरा भी कहीं लापरवाही करेंगे तो ये खतरनाक हमारे प्रदेश के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत और सुदृढ़ करना होगा। गरीब और जो कमजोर वर्ग है उसको कहीं ना कहीं प्रबंध के बेहतर नतीजे देने ही होंगे। पिछले 2 दिनों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही जमीनी जो है कार्य देखने के लिए बस्ती गए। बस्ती में अस्पताल का निरीक्षण किया, बस्ती में अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा की और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी उनका इंटरैक्शन हुआ। फिर वो गोरखपुर गए, गोरखपुर में भी इसी ग्रुप में जो है उन्होंने भ्रमण किया और अगले दिन आजमगढ़ में भी जो है अस्पताल का भ्रमण और समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके वाराणसी खुद गए और काशी विश्वनाथ क्षेत्र का भी कार्यों का भी जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आज कि जो 4 मंडलों का उनका दौरा हुआ है उससे वो निश्चय ही उनको ये लगा कि जमीन पर काम हो रहा है, बेहतर नतीजे मिल रहे हैं और काफ़ी मदद लोगों को मिली है। संक्रमण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पूरी सावधानी बरतना फिर भी हर व्यक्ति को आवश्यक है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल एक्टिव मामले 4,365 हैं। जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 6,669 है। अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 301 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 4,365 हैं, 4365, और जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 6,669, 6669। अब तक कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के कुल 301 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में 4,482 मरीजों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,736 लोग रखे गए हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनका परीक्षण कराया जा रहा है। जो मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं जिनका इलाज चल रहा है उनमें से 115 ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 9 वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं। कल प्रदेश में 12,666 सैंपल्स की जांच की गई। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 5-5 सैंपल के 965 और 10-10 सैंपल के 89 पूल लगाए गए और इनकी जांच की गई। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार हमारे आए हैं उनका घर जाकर के उनको ट्रैक कर रही हैं और अब तक इस क्रम में 14,28,209 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग की जा चुकी है। अंबेडकर नगर जिले के जिला अस्पताल में तैनात मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश गौतम लोगों को बचाने के लिए कोरोना से जंग लड़ते लड़ते स्वयं उसके संक्रमण की चपेट में आ गए थे, जिन्हें 5 जून को संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में भर्ती कराया गया था, जहां तमाम उपाय और इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। इसकी खबर जब जिले में पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग समेत पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। सीएमएस के कोरोना के चपेट में आने से जिला अस्पताल समेत तमाम विभागों को चिन्हित करते हुए क्वारंटीन होने का निर्देश दिया गया था। स्वयं जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र भी 3 दिनों से क्वारंटीन हैं और सीएमएस की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनहत्तर 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती मामले की जांच कराने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। यूपी एसटीएफ अब इस मामले की जांच करेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले में कोर्ट के निर्णय पर काम किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 11 लोगों को गिरफ्तार किया। शासन ने उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस परीक्षा सेंटर पर परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा सेंटर को भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए भी डीबार किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को यदि किसी प्रकार का लाभ मिला है तो उन्हें भी चिन्हित कर डीबार किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा सेंटर के कर्मचारी व शिक्षक अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उनको डीबार करेंगे और अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र को भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए डीबार करके उसके प्रबंधक और अन्य संबंधित जो स्टाफ इसमें शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा है कि परिवहन व्यवस्था के दौरान कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस में चलने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने कहा कि बस चालक और कंडक्टर को मास्क के साथ ग्लव्स पहनने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है, देश में भी वैसे ही हालात है। इन सब के बीच परिवहन व्यवस्था हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ है प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ इनका डिपार्टमेंट क्या कुछ खास कर रहा है। सर, कोविड-19 के दौरान आवागमन बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि अब अनलॉक 1 में ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी है आप लोगों ने, क्या कुछ खास एहतियात बरत कर ये व्यवस्थाएं हो रही हैं? देखिए, परिवहन विभाग का रोल निश्चित रूप से इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में लगभग 32 लाख के करीब कामगार पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि कोई भी कामगार जब तक बॉर्डर पे आता रहेगा तब तक हम उसे बॉर्डर से लेते रहेंगे और उसके गंतव्य तक पहुंचाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का ही ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो हमारी रोडवेज की बसें हैं, हमारी परिवहन व्यवस्था है, उसके द्वारा लगभग 32 लाख के करीब कामगार और मजदूर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवासी श्रमिक आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं तो एक ये बड़ा काम पहले 27 मार्च से हमने शुरू किया और 27 मार्च से शुरू होकर वो अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। 1500 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं और जो श्रमिक ट्रेनें आई हैं उनको वहाँ से बस रेलवे स्टेशन से लेकर और उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम भी रोडवेज की बसों ने किया है। सर, अब आपने यात्रियों के लिए भी परिवहन व्यवस्था शुरू कर दी है, ऐसे में क्या कुछ खास एहतियात के निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि जो यात्री हैं और जो आपका स्टाफ है उसको भी संक्रमण से बचाव के लिए क्या कुछ खास एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो भी यात्री हमारे यहाँ आएगा, परिवहन की सेवाएं लेगा, बसों में चलेगा, एक तो उसको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, दूसरा सैनिटाइज अपने हाथों को करेगा और तीसरा हमने वहाँ अपने बस अड्डों पे थर्मल स्कैनिंग की सुविधा प्रदान की है कि जो भी बस अड्डे पे आएगा वहाँ थर्मल स्कैन किया जाएगा और वहाँ बस अड्डों पे सैनिटाइजर की व्यवस्था है। हमारे कंडक्टर के पास भी सैनिटाइजर की शीशी रहेगी और जो भी यात्री बस में सफ़र करते रहेंगे वो बीच बीच में उनके हाथों को सैनिटाइज करेगा और हमारे कंडक्टर ड्राइवर ग्लव्स लगाकर यात्रा में रहेंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। तो मास्क और सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग ये हमारे आधार रहेंगे। ये जब अभी बस सेवा शुरू की गई है यात्रियों के लिए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ही बस रुकेगी अपने गंतव्य में, या कभी कभी होता है कि इंटीरियर में कुछ रूरल में कुछ यात्री मिल जाते हैं, क्या उनको बैठाना अलाउ है या आगे संभव होगा? देखिए, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अंतर जनपदीय बस सेवा प्रारंभ की है। एक जिले से दूसरे जिले में बस की सेवा जाएगी और ये जो डिपो हैं हमारे, सब डिपो तक अभी बसें चल रही हैं और आने वाले जो दूसरा फेज होगा उसमें हम अंतर राज्य बस सेवाओं की ओर भी बढ़ेंगे। अभी हम केवल अंतर जनपदीय बस सेवा प्रदान कर रहे हैं और सभी प्रकार की टैक्सी आज चल रही हैं, सभी प्रकार की जो प्राइवेट बसें हैं वो चलने लगी हैं और माल वाहन तो पहले भी चल रहे थे लेकिन और अन्य जो माल वाहन है वो भी चल रहे हैं। अब परिवहन को पूर्ण रूप से सावधानी रखते हुए सुचारू कर दिया गया है। अच्छा, ऐसे में जो है कह रहे हैं बस स्टॉप जो लंबी दूरी की अंतर जनपदीय बस सेवाएं होती हैं जिनमें 2 घंटे से ज़्यादा की यात्राएं होती हैं, ऐसे में क्या कुछ विशेष उपाय किए गए हैं? क्योंकि बीच में लंच भी करना पड़ता है, कुछ नाश्ता पानी करना पड़ता है, उसके लिए भी क्या कुछ गाइडलाइन आप लोगों ने दे रखी है? निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा सावधानी के साथ जो लंबी दूरी की बसें हैं उनको सावधानी के साथ हमने चलाया है। बसों को भी सैनिटाइज किया है, पूरी की पूरी बसों को भी सैनिटाइज किया है, ऐसी सावधानी हमने रखी है और निश्चित सावधानी के साथ ही बसें यात्रा करा रही हैं। ये थे परिवहन मंत्री जो बता रहे थे कि परिवहन व्यवस्था में ढेर सारे निर्देश जारी किए गए हैं और नियम कायदों का पालन करके ही हम कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ के शहीद पथ से एयरपोर्ट तक बन रहे एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पीजीआई में बन रहे किडनी ट्रांसप्लांट अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दोनों प्रोजेक्टों पर तेजी से काम करने का निर्देश दिए। शहीद पथ से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड बन जाने के बाद बाहर से आने वाले मुसाफिरों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाने से बचत होगी और वे सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने आज अमरोहा के जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संचालित मास्क बैंक का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार हर वर्ग का पूरा ख्याल रख रही है। ऐसे में प्रदेश में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों को वापस पहुंचाने के साथ ही उनके सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की इस घड़ी में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान, पूर्व सैनिक, सिविल डिफेंस के लोगों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। ऐसे में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों की भूमिका भी सराहनीय है। इसमें पूरे जिले के जितने भी महाविद्यालय हैं उन सबसे मास्क एकत्र किए जाएंगे और जिन जरूरतमंदों को आवश्यकता होगी उन्हें यहां से सप्लाई किए जाएंगे। जब भी किसी को आवश्यकता हो वो यहां से संपर्क करके पीयूष जी से या जो दूसरी परियोजना अधिकारी हैं डॉक्टर संयुक्ता चौहान जी से उनसे संपर्क करके मास्क प्राप्त कर सकता है। मास्क के प्रति जागरूकता के लिए बाराबंकी जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर आम जनता से अपील की। इस अभियान में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सड़कों पर गुजर रहे राहगीरों को फ्री में मास्क देकर उनसे इसे हमेशा धारण करने की अपील की। बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि वे इस अभियान के माध्यम से आम जनता से अपील करते हैं कि वे सभी लोग मास्क की जरूरत को समझें और अपनी सामान्य वेश में से शामिल करें, क्योंकि मास्क से हम संक्रमण के खतरे को काफी हद तक रोक सकते हैं। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज्यादा मास्क की जरूरत पड़ेगी और उसे आदत में लाने की अपील हम कर रहे हैं और जो बगैर मास्क के लोग मिल रहे हैं उसे मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अब हम लोग लॉकडाउन की अवधि की समाप्त हो गई है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सारी जो गतिविधियाँ थी वो आरंभ हो रही है। तब और भी बहुत ज़रूरी है कि लोग बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें और जब भी सार्वजनिक स्थलों में जाते हैं, क्योंकि मास्क पहनने से बहुत ज़्यादा बचाव हो जाता है। अगर संक्रमण फैलने की आशंका है वो बहुत कम हो जाती है। लोगों को जागरूक करना है कि उन्हें हर हालत में मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं तो उसके लिए जुर्माने की व्यवस्था कर दी गई है। अगर पब्लिक प्लेस पर कोई थूकता है उसका जुर्माना होगा। ट्रैफिक के जो जुर्माने हैं उन्हें और सख्ती से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिला स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्ण करने में सुल्तानपुर जिले के पूरे लालशाह गोरेगांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना अहम योगदान दे रही हैं। सैनिटरी नैपकिन का निर्माण कर समूह की महिलाएं साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव, घर-घर तक इसकी आपूर्ति कर स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली प्रतिभा सिंह ने पूरे लालशाह गोरेगांव में महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें अपने गाँव में ही आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। प्रतिभा सिंह ने बताया कि वर्ष 2007 में उन्होंने एक छोटी मशीन लगाई थी, जिसके बाद आर्थिक मदद से उनके समूह को बड़ी मशीन मिली, जिससे आज समूह से जुड़ी लगभग 400 महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का निर्माण कर गांव-गांव वितरित कर रही हैं। सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं। सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं, उसके बाद इसे गांव-गांव में, स्कूल में काउंसलिंग इसकी करते हैं और इसको समझाते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, इससे मतलब कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अभी तक मतलब सैनिटरी पैड यूज करना ही नहीं जानती है, ना तो इसके बारे में उनको पता है। हम उन्हें काउंसलिंग के दौरान परामर्श भी करवाते हैं और बताते हैं इसको कैसे यूज करना है। क्षितिज महिला स्वयं सहायता समूह में हम लोग जो सैनिटरी नैपकिन का काम कर रहे हैं
इससे हम महिलाओं को रोजगार भी मिला है और इसके साथ साथ हमें आर्थिक स्थिति भी सुधारने का मौका मिला है और हम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हैं। अन्य महिलाओं का भी हम सहयोग भरपूर मात्रा में कर रहे हैं जो हर गांव। इटावा स्थित सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक पद्धति को मिलाकर औषधि तैयार की गई है जिसका नाम राज निर्वाण बूटी रखा गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि 40 मरीजों पर इसका प्रयोग किया गया है। 134 मरीज भर्ती हुए थे जिनमें से 91 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 28 मरीजों का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण लेवल 3 के मरीजों पर यह बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। इसके रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने की अनुमति मिल गई है। साथ ही लेवल 1 और लेवल 2 के मरीजों के लिए भी इसकी अनुमति मिल गई है। कच्ची हल्दी है, तुलसी है, जीरा है और अजवाइन है और सिनेमन अगर पड़ जाए, क्या कहेंगे उसको, सिनेमन, दालचीनी अगर पड़ जाए और उसके साथ लौंग इलायची पड़ जाए एक एक, अगर ये घटक पड़ जाते हैं तो ये बॉडी की इम्यूनिटी प्रतिरक्षण क्षमता को 2-3 दिन के अंदर ही बढ़ाने लगते हैं और 3 हफ्ते में पूरी प्रतिरक्षण क्षमता हो जाती है। तकनीकी के सहारे अगर खेती की जाए तो खेती भी अच्छी होती है और दाम भी अच्छे मिलते हैं। बदायूं के किसान ऑर्गेनिक खेती कर लॉकडाउन में भी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और खेतों में फसलों को केमिकल मुक्त पैदा करने के लिए पॉली हाउस बनाकर खेती कर रहे हैं। बदायूं के किसान नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि पॉली हाउस में सभी फसलों को बिना केमिकल डाले उगाया जाता है जो कम समय में ही तैयार हो जाती है। इसे बाजार में बेचने से अधिक मुनाफा होता है। उन्होंने बताया कि बिना केमिकल के फल और सब्जियों के सेवन से कोई भी बीमारी नहीं होती है। बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि जनपद में कई किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। बदायूं में काला चना ऑर्गेनिक खेती से पैदा किया जा रहा है। काला चना डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। बदायूं में मशरूम बिना कोई केमिकल डाले उगाया जाता है जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और सरकार इसके लिए अनुदान भी देती है। फूल गोभी लगाई है मैंने, अभी फूल गोभी के साथ खीरा लगाया हुआ है और ये चेरी टमाटर भी लगाया हुआ है। ये मेरा 3 महीने में फसल मेरी तैयार हो जाती है और ये आराम से मुझे जो है ये एक चैम्बर मुझे लगभग 3 लाख रुपए मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये 3 चैम्बर मैंने यहाँ लगा रखे हैं। दूसरे चैम्बर में भी खीरा अभी मैंने लगाया है। ये मेरा 1.5 महीने बाद खीरा शुरू हो जाएगा। ये मेरा लगभग 6-7 कुंटल पर डे मुझे देगा ये खीरा। ये मेरा ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल बिल्कुल इस्तेमाल करता नहीं हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, WDC तैयार करता हूँ, WDC से न्यूट्रेंट तैयार करता हूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं इसमें सुई कीड़ा वगैरह इसमें जो लगता है तो उसमें लहसुन और हरी मिर्च मिक्स करके उसका स्प्रे कराता हूँ। इसका टेस्ट भी उससे अलग है केमिकल वाली सब्जी से। ये जनपद में पहली बार प्रयोग किया गया है जिसमें कि गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। उद्यान विभाग फतेहपुर में मनरेगा के तहत गंगा किनारे बसे गांव में जॉब कार्ड धारकों के खेत में आम, अमरूद, नींबू, बेल, किन्नू की पट्टी तैयार करने की कार्य योजना तैयार की है। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जिले में जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उन मजदूरों को गाँव में ही रोजगार देने के लिए 53 हेक्टेयर जमीन पर फली पौधे लगाने की व्यवस्था कराई जा रही है। जिले के 6 ब्लॉक में चयनित गंगा किनारे बसे गाँव में 3 वर्ष में 47 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को निःशुल्क पौध उपलब्ध होने के साथ ही उनकी परवरिश करने की भी मजदूरी मिलेगी। वहीं इस योजना से लाभान्वित हो रहे लोगों ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की बहुत अच्छी योजना है। अभी तक खरीदकर पौधे लगाते थे, अब पौधों को लगाने और परवरिश के लिए भी मजदूरी अनुदान के रूप में मिलेगी, जिससे रोजगार के साथ पर्यावरण में भी सुधार आएगा। रूप से गंगा के तटीय गांवों में वृक्ष लगाने हैं जिनमें कि जो भी नरेगा और मनरेगा के जॉब कार्ड धारक उन वृक्षों को लगाएंगे तो उन्हें 3 वर्ष तक 75% सब्सिडी विशेष रूप से दी जाएगी। अभी तक इससे पहले क्या होता था कि जितने भी वृक्ष लगाए जाते थे आम जनमानस द्वारा उन्हें वृक्ष खरीदने पड़ते थे और उन्हें कोई इसका मेहनताना नहीं दिया जाता। हम लोगों को खुशी होगी कि सरकार हम लोगों को जो है पेड़ पौधे उपलब्ध कराए और सुना है कि सरकार मजदूरी हम लोग मजदूरी देने अभी तक पौधे लगाते थे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था। इस बार सुना है कि हम लोगों को है हमारी मेहनत का मजदूरी भी मिलेगी, इसलिए जो है हम लोग बहुत खुश हैं।
किसानों को दलहनी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए चित्रकूट जिले में 2 दलहन खरीद केंद्र खोले गए हैं, जहां किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना की खरीद की जा रही है। अब तक जिले में 1945 कुंतल चना की खरीद की जा चुकी है। किसान देवेंद्र और विजेंद्र ने बताया कि दलहन केंद्र में चना बेचने पर 4,875 रुपए प्रति कुंतल की दर से मूल्य मिल रहा है, जो अच्छा है। पहले आढ़तियों को चना बेचते थे तो काफी कम दाम मिलता था। जिले में दलहन केंद्र खुल जाने से किसानों को दलहनी फसलों का भी उचित मूल्य मिल जाएगा। इस बार डीएम साहब ने और प्रशासन से जो है दरख्वास्त की, हम लोगों ने भी, किसानों ने भी बड़ी अपील की, तो इस बार ज़िले में 2 खरीद केंद्र खोले गए हैं, चना मसूर और लाही के लिए। तो जो ये रेट अनियमित हैं और दूसरे कम भी हैं, बाज़ार का चना का रेट बहुत कम है, तो सरकार उचित दाम पे 4875 रुपये में हमारा चना खरीद रही है और अच्छा है, बड़ा टाइम से पेमेंट हो रहा है और ये हर किसान को पूरा मौका दिया जा रहा है। पहले उनके कागज़ लेकर के, कागज़ वेरीफाई करके, उनका एक रजिस्ट्रेशन करके, फिर उनको एक टाइम दिया जाता है, उसी टाइम पे वो अपना चना ला करके बेचते हैं। कुछ निश्चित नहीं है, सरकार इसका चने का रेट निर्धारित भी कहाँ कर पाती थी, किसी को पता भी नहीं होता था कि निर्धारित कितना किया गया है। अब तो इनके माध्यम से क्लियर पता चल जाता है कि इतना निर्धारित है, इसके नीचे बिकेगा कि ऊपर बिकेगा, लोग मूल्यांकन कर पाते। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है,